हेलो स्टूडेंट। तो स्टूडेंट जो है कल हम अपना जो है लेसन नंबर 4 स्टार्ट कर चुके थे, जो कि था आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में स्टूडेंट हम अपना जो है हमने आपको जो है इसके अंदर के जो टॉपिक्स थे वो बता चुकी थी मैं कल आपको कि हमें क्या क्या टॉपिक्स इसके अंदर पढ़ने हैं। तो कल हमने जो है स्टूडेंट पढ़ा था रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ हम पढ़ चुके थे कि व्हाट इज़ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। हम ये पढ़ चुके थे कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है, WHO के अकॉर्डिंग रिप्रोडक्टिव हेल्थ की डेफिनेशन क्या होती है, कब जो है फैमिली प्लानिंग स्टार्ट हुई थी, RCH क्या था, RCH ने किन किन बातों को जो है ध्यान में रखा था कि किन किन चीज़ों का जो है नॉलेज होना चाहिए पॉपुलेशन को। ठीक है, तो इसमें आपका एक और पॉइंट आएगा स्टूडेंट। ठीक है, RCH प्रोग्राम के अंदर एक और पॉइंट आपका आता है ART के बाद, एमनियोसेनेटिसिस। ठीक है, तो एमनियोसेनेटिसिस क्या होता है, ये किसके अंदर आता है, ये भी स्टूडेंट RCH प्रोग्राम के अंदर आता है कि हमें एमनियोसेनेटिसिस के बारे में नॉलेज होना चाहिए और साथ के साथ हमें लोगों को जो है एमनियोसेनेटिसिस के बारे में नॉलेज देनी चाहिए। ठीक है, तो अब आता है आपका कि एमनियोसेनेटिसिस होता क्या है। ठीक है, तो स्टूडेंट क्या होता है कि जब जो फीमेल होती है, जब वो प्रेग्नेंट होती है, तो फीमेल जब प्रेग्नेंट होती है तो ये सपोज उसका वॉर्म है, ठीक है, जिसके अंदर जो है क्या है, एक एम्ब्रियो पल रहा है। ठीक है, एक बच्चा पल रहा है। ठीक है, तो ये एम्ब्रियो जो है क्या है, अभी जो है 16 वीक का है, मतलब मान लीजिए 16 या 17 वीक का है। तो अगर सपोज जो है हमें एक बच्चे का जो है ये पता करना है कि सपोज़ फैमिली में जो है मदर या फादर किसी को क्रोमोसोमल डिसऑर्डर था या डिसऑर्डर है, तो हमें वो पता करना है बच्चे के अंदर। तो उसके लिए जो है हम इस बच्चे का जो है क्रोमोसोम लेकर उसका जो है उसके क्रोमोसोम से हम पता लगा सकते हैं कि हाँ इस बच्चे में कौन सा जेनेटिक डिसऑर्डर है। ठीक है, तो इसको कहा जाता है कि एमनियोसेनेटिसिस। तो इसकी डेफिनेशन क्या है कि एमनियोसेनेटिसिस इज़ अ मेडिकल प्रोसीजर यूज्ड इन पेरेंटल डायग्नोसिस ऑफ क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ या फिर जो है फॉइटल इन्फेक्शन। यानी कि जो है आपका एमनियोसेनेटिसिस क्या हो गया कि एक मेडिकल प्रोसीजर होता है जिसको कि यूज़ किया जाता है क्या, डायग्नोस करने के लिए। किस चीज़ को डायग्नोस करने के लिए, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर को या क्रोमोसोमल जो एबनॉर्मलिटीज़ होती है उसको जो है डायग्नोस करने के लिए जो है एमनियोसेनेटिसिस इस प्रोसीजर का यूज़ किया जाता है। या फिर जो है जो फॉइटल है, जो फीटर है, उसमें जो इन्फेक्शन अगर हो रहा है तो उसका पता लगाने के लिए जो है इस प्रोसीजर का यूज़ किया जाता है, जिसको कहा जाता है कि आपका एमनियोसेनेटिसिस। तो एमनियोसेनेटिसिस में क्या क्या जाता है स्टूडेंट कि ये कोई मदर है, ठीक है, ये मदर का वॉर्म है और वॉर्म के अंदर ये इसका ये क्या है, ये यूट्रस को स्टूडेंट वॉर्म भी कहा जाता है। ये आपको चैप्टर नंबर 3 में पता चल चुका होगा कि जो यूट्रस होता है, यूट्रस को क्या भी कहा जाता है, वॉर्म भी कहा जाता है। ठीक है, किसको, यूट्रस को। ठीक है, तो यूट्रस के अंदर जो है ये एक एम्ब्रियो है। तो ये एम्ब्रियो का क्या होता है स्टूडेंट कि ये एमनियोनिक, इस मेम्ब्रेन को कहा जाता है एमनियन मेम्ब्रेन। क्या कहा जाता है, एमनियन मेम्ब्रेन कहा जाता है। और इसमें जो होता है एक फ्लूइड होता है, एमनियन मेम्ब्रेन के अंदर एक फ्लूइड होता है जिसको एमनियोनिक फ्लूइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एमनियोनिक फ्लूइड कहा जाता है। तो ये जो फ्लूइड होता है ना स्टूडेंट, इसमें जो है जो ये एम्ब्रियो है इसकी कुछ सेल जो है आ जाती हैं। ठीक है, इस एम्ब्रियो की जो स्किन की कुछ सेल्स होती है जो झड़ती रहती हैं, तो वो क्या होते हैं, इस फ्लूइड में आ जाता है। तो अब इस फ्लूइड में इस बच्चे की सेल्स हैं, तो क्या किया जाता है कि एक इंजेक्शन के ज़रिए जो है क्या किया जाता है, मदर के वॉर्म से जो है इस फ्लूइड को कलेक्ट किया जाता है। तो ये इंजेक्शन के द्वारा जो है हमने क्या किया, सीधे हमने डायरेक्टली जो है इंजेक्शन को क्या किया, मदर के वॉर्म में जो है डाल दिया है। और वॉर्म के अंदर जो ये क्या है, जहाँ ये एम्ब्रियो है और एम्ब्रियो के जो एमनियन मेम्ब्रेन है उसके अंदर जो है क्या है, आपका एम्ब्रियो है और प्लस उसके अंदर एक फ्लूइड है। ठीक है, तो इस एमनियोनिक फ्लूइड को हमने इस इंजेक्शन के द्वारा बाहर ले लिया जाता है और जिसके बाद उस एमनियोनिक फ्लूइड में से जो है जो बच्चे की जो सेल इसमें आ रखी हैं, उन सेल के ज़रिए जो है बच्चे के जो है जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनका पता लगाया जाता है कि हाँ भाई जो बच्चे में क्रोमोसोम्स का नंबर है वो बिल्कुल सही है या नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि 46 क्रोमोसोम्स के बदले 45 क्रोमोसोम्स ही हैं, या फिर ऐसा तो नहीं है कि 21 नंबर का जो क्रोमोसोम्स है
क्योंकि हमें पता है कि हर क्रोमोसोम्स का जो है क्या होता है 2 होते हैं। जैसे अगर सपोज क्रोमोसोम्स नंबर 21 है तो उसकी क्या होंगी 1 पेयर होगा, वो एक पेयर में होगा, वो 2 होंगे वो, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि वो 2 की जगह 3 हो गए, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है क्रोमोसोम्स में, किसी भी नंबर के क्रोमोसोम्स में कुछ भी अगर डिसऑर्डर हो गया तो वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो उस चीज़ का पता लगाने के लिए, उस क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ का पता लगाने के लिए जो है इस प्रोसीजर को यूज़ किया जाता है, जिसका नाम है आपका स्टूडेंट क्या है, एमनियोसेनेटिसिस। तो ये सबको पता होना चाहिए। 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपका आता है, 2 मार्क्स का भी आते हैं कि व्हाट इज एमनियोसेनेटिसिस। तो इट इज़ अ मेडिकल प्रोसीजर यूज इन पेरेंटल डायग्नोसिस ऑफ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स या एबनॉर्मलिटीज़ या फिर फीटल इन्फेक्शन, ठीक है। तो फीटल इन्फेक्शन के लिए, फीटल का मतलब होता है जो बच्चा होता है, ठीक है, उसके इन्फेक्शन को पता करने के लिए, या फिर उसके अंदर जो क्रोमोसोमल अगर डिसऑर्डर की अगर हमें लग रहा है कि क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हो सकता है तो उसका पता लगाने के लिए जो है इस प्रोसीजर का यूज़ किया जाता है, जिसको कहा जाता है स्टूडेंट एमनियोसेनेटिसिस। तो एमनियोसेनेटिसिस को जो है स्टूडेंट किस बीच में किया जाता है, तो जो 16 टू 22 वीक होता है इसके अंदर ही जो है इस प्रोसीजर को किया जाता है। अगर हम 16 वीक से पहले जो है इस प्रोसीजर को करते हैं, एमनियोसेनेटिसिस की प्रोसीजर को अगर हम करते हैं तो क्या होता है, अबॉर्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए जब जो है ये जो फीटस है ये 16 वीक का हो जाता है तो उस तभी जाकर जो है क्या किया जाता है, इसका इस में जो है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर या एबनॉर्मलिटीज़ या इन्फेक्शन को डायग्नोस किया जा सकता है। 16 वीक से पहले डायग्नोस करना क्या होता है, रिस्की होता है, ठीक है। तो इसलिए जो है इस टेस्ट को या इस प्रोसीजर को जो है 16 टू 22 वीक्स का जब जो है क्या होता है, एम्ब्रियो होता है, तभी जाकर इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो स्टूडेंट ये एक अच्छी चीज़ थी, ठीक है, एमनियोसेनेटिसिस एक अच्छा प्रोसीजर था, बट जो है लोगों ने जो है इसको जो है, या फिर जो सम डॉक्टर्स की वजह से जो है ये क्या हो चुका है, गलत तरीके से जो है इसको यूज़ करने लग गए थे। गलत तरीके से क्या यूज़ करने लग गए थे कि जब हम जो है यहाँ पर हम जब जो है बच्चे की सेल के ज़रिए जो है उसका पूरे के पूरे 46 क्रोमोसोम्स के सेट को देख सकते हैं, तो हम उस सेट में ये भी देख सकते हैं कि इसमें जो है एक्स क्रोमोसोम है या वाई क्रोमोसोम है। तो हमें एक्स और वाई क्रोमोसोम्स का भी पता चल जाएगा क्लियर। तो इससे हमें जो है एक्स और वाई क्रोमोसोम्स का मतलब क्या हो गया कि अगर सपोज एक्स क्रोमोसोम है, ठीक है, तो वो क्या है, फीमेल हो गया, और अगर उसमें वाई क्रोमोसोम है तो वो क्या है, ऑब्वियसली वो क्या है, मेल है, ठीक है। तो इस जो है प्रोसीजर को जो है लोग जो है गलत तरीके से जो है इसका क्या करने लग गए थे, इस्तेमाल करने लग गए थे, ठीक है। तो इसलिए जो है एमनियोसेनेटिसिस एक अच्छा प्रोसीजर था जिसके ज़रिए जो है हम क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स को जो है डायग्नोस कर सकते थे, बट लोग जो है इसको जो है मिसयूज़ जो है क्या करने लग गए थे, ज़्यादा करने लग गए थे, ठीक है। तो ये था स्टूडेंट जो है आपका जो है एमनियोसेनेटिसिस, ठीक है। तो ये भी आपका जो है क्या आता है, आपका जो है RCH प्रोग्राम के अंदर ही आता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको एमनियोसेनेटिसिस क्लियर हो गया। कुछ नहीं है, सिंपल सा क्या है कि मदर के जो है वॉर्म में जो है जहाँ एम्ब्रियो डेवलप हो रहा होता है उसका फ्लूइड लिया जाता है। उसके बाद उस फ्लूइड में, क्योंकि हमें पता है कि जो एम्ब्रियो होती है उसकी सेल जो है आ जाती हैं, जिसकी वजह से उस सेल के ज़रिए हम जो है पूरे के पूरे क्रोमोसोम्स के सेट को देख सकते हैं अंडर माइक्रोस्कोप, जिससे कि हमें ये पता चल जाता है कि हाँ 46 क्रोमोसोम बिल्कुल सही है या नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि उनकी संख्या ज़्यादा हो रही है, या ऐसा तो नहीं कि उनकी संख्या कम है, ठीक है। तो एमनियोसेनेटिसिस इस प्रोसीजर को कहा जाता है, इस मेडिकल प्रोसीजर को कहा जाता है, ठीक है। और दूसरी चीज़ हमने क्या कहा कि इसको कब किया जाता है, 16 टू 22 वीक्स के बीच में ही इस प्रोसीजर को किया जाता है। अगर हम इससे पहले करते हैं तो ये क्या होता है, रिस्की होता है। और ठीक है, अब नेक्स्ट स्टूडेंट ये हो गया हमारा फर्स्ट जो टॉपिक था वो क्या था, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ हमारा कंप्लीट हो चुका। अब हम जो है सेकंड जो है क्या था हमारा स्टूडेंट, पॉपुलेशन था, है ना। सेकंड टॉपिक क्या होगा हमारा, पॉपुलेशन। तो व्हाट इज़ पॉपुलेशन, ठीक है।
तो पॉपुलेशन क्या होते हैं स्टूडेंट? पॉपुलेशन रिप्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ अ स्पीसीज लिविंग इन एन एरिया। ठीक है, एक जो है एरिया में जितनी भी जो है क्या रह रही है, पॉपुलेशन रह रही है। ठीक है, किसी भी स्पीसीज़ की, किसी इंडिविजुअल स्पीसीज़ की जो पॉपुलेशन रह रही है, सॉरी किसी भी इंडिविजुअल की जो स्पीसीज़ रह रही है, ठीक है, उसको पॉपुलेशन कहा जाता है। ठीक है, सपोज जो है एक पर्टिकुलर कोई एरिया है, वहाँ पर जो है आप जो है ये लगा लीजिए कि जो है कितनी है संख्या, वहाँ पर जो है 40,000 वहाँ पर जो है लोग रह रहे हैं, तो वो उसकी क्या हो जाएगी, पॉपुलेशन हो जाएगी, है ना। सपोज़ कोई एक पर्टिकुलर एरिया है जहाँ पर जो है किसी एनिमल्स की जो है 100 स्पीसीज़ रह रही है, मतलब ठीक है, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल स्पीसीज़ रह रही है, सपोज लॉयन की जो है, तो वो क्या होगी, उसकी पॉपुलेशन हो गई। ठीक है, तो ये हो गया आपका जो है पॉपुलेशन। तो क्या हो गया पॉपुलेशन की, पॉपुलेशन रिप्रेजेंट्स द टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ अ स्पीसीज लिविंग इन एन एरिया। एक एरिया में किसी भी इंडिविजुअल की जो स्पीसीज रहती है, उनके जो टोटल नंबर होते हैं, उनको जो है पॉपुलेशन कहा जाता है। तो अब इस चैप्टर में पॉपुलेशन का क्या लेना देना है, यहाँ पर पॉपुलेशन क्यों पढ़ रहे हैं हम, तो क्योंकि ये चैप्टर है हमारा रिप्रोडक्टिव है। तो पॉपुलेशन इसलिए क्योंकि स्टूडेंट जो हमारी पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा जो है इंक्रीज़ होती जा रही है। ठीक है, एक शॉर्ट टाइम में जो है एक शॉर्ट टाइम में या एक शॉर्ट पीरियड के अंदर जो है जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होती जा रही है, जिसको कि हम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन भी कहते हैं। ठीक है, कि एक कम टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा जो है पॉपुलेशन का इंक्रीज़ होना, उसको क्या कहा जाता है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कहा जाता है। ठीक है, तो अब हमारी पॉपुलेशन क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, तो उसकी वजह से जो है क्या हो रही है, बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं, है ना। हर चीज़ की कमी होती जा रही है और चीज़ों की कमी होती जा रही है, तो जो चीज़ें हैं वो एक्सपेंसिव होती जा रही है, हर कोई उनको अफोर्ड नहीं कर पाता है। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है कि ये रीज़न जानने हैं कि वो कौन से रीज़न है जिसकी वजह से पॉपुलेशन जो है क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है, तो पॉपुलेशन इंक्रीज़ होने के लिए जो रीज़न है वो एक है स्टूडेंट आपका, फर्स्ट रीज़न कि डेथ रेट जो है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज़ होता जा रहा है। डेथ रेट जो है वो क्या होता जा रहा है, डिक्रीज़ होता जा रहा है। डेथ रेट क्यों डिक्रीज़ हो रहा है स्टूडेंट? डेथ रेट इसलिए डिक्रीज़ हो रहा क्योंकि जो है अब कोई बूढ़ा है, बुजुर्ग है, हम उसको जो है अगर उसको कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो हम उसको मरने नहीं देते हैं, सीधे उसको जो है, क्योंकि मेडिकल फैसिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, तो हम सीधे उसको डॉक्टर पे लेकर चलते हैं। चलो जी बचा दिया उसको, 70 साल का आदमी था तो कोई दिक्कत हुई तो डॉक्टर के पास लेकर गए तो बच गया वो। ठीक है, नहीं उसकी डेथ हुई। ठीक है, तो क्या है कि अगर कोई भी इंडिविजुअल कोई 70 साल का नहीं, या किसी भी एज का हो, 20 ईयर का हो, या फिर 30 ईयर का हो, या 80 ईयर का हो, तो क्या है कि मेडिकल फैसिलिटीज़ जो है ज़्यादा हो गई हैं, तो जिसकी वजह से जो है क्या है, कोई भी जो है क्या हो रहा है, अगर बीमार हो रहा है तो उसको सीधे जो है हॉस्पिटल लेकर चले जाते हैं, जिसकी वजह से जो है वो क्या हो जाता है, सही हो जा रहा है। ठीक है, तो जिसकी वजह से डेथ रेट जो है वो क्या होता जा रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। तो डेथ रेट डिक्रीज़ होने का मतलब क्या होता जा रहा है, फिर पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, बढ़ती जा रही है, फिर पॉपुलेशन बढ़ रही है इसकी वजह से फिर। ठीक है, दूसरा आपका जो है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट यानी शॉर्ट में MMR, आपको इनको याद रखना है। ये भी क्या होता जा रहा है आपका, डिक्रीज़ होता जा रहा है। ठीक है, डिक्रीज़ होने का मतलब मैटरनल मोर्टेलिटी रेट का मतलब हो गया स्टूडेंट कि जो मदर है, ठीक है, मदर है, उसकी जो है जब मदर प्रेग्नेंट होती है तो उस टाइम पर उसकी जो है जो डेथ रेट है वो भी क्या होती जा रही है, डिक्रीज़ होती जा रही है। क्योंकि आपको पता है कि आज की डेट में बहुत ज़्यादा मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड हो चुकी हैं, है ना। तो कोई भी फीमेल जो है जो प्रेग्नेंट होती है तो बहुत ही रेयर ऐसा होता होगा कि जब जो है उसकी डेथ होती होगी, अदरवाइज़ जो है अगर उसकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पा रही है तो सिजेरियन ऑप्शन होता है ना। तो क्या हो रहा कि मदर की डेथ भी नहीं हो पा रही है। ठीक है, तो इसलिए जो है इस वजह से भी पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रहा है। सेकंड जो है कि जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो भी क्या होता जा रहा है, डिक्रीज़ होता जा रहा है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब हो गया स्टूडेंट कि जो बच्चा है, ठीक है, मदर जिस बच्चे को जो है क्या कर रही है, पैदा कर रही है, वो भी जो है उसका भी जो है जो डेथ रेट है वो क्या होता जा रहा है,
डिक्रीज़ होता जा रहा, कम होता जा रहा। क्यों? क्योंकि डॉक्टर्स के द्वारा जो है उसको सारी फैसिलिटी या सारी ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, जिसकी वजह से जो है वो भी कम हो रहा है। तो जिसकी वजह से पॉपुलेशन फिर क्या हो रही है? बढ़ रही है। ठीक है, इसके बाद है आपका नेक्स्ट कि इंक्रीज इन नंबर ऑफ पीपल ऑफ रिप्रोड्यूसिबल एज, यानी कि जो लोग हैं, ये जो लोगों की जो संख्या है वो किन लोगों की संख्या ज़्यादा है? जो कि किस एज में है? रिप्रोड्यूसिबल एज। रिप्रोड्यूसिबल एज का मतलब उस एज में जहाँ पर वो बच्चे पैदा करने वाले जो उनकी एज है। ठीक है, तो उस वजह से भी क्या है, बच्चे पैदा हो रहे हैं, तो क्या हो रहा है, जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज़ हो रही है। तो ये सम रीज़न है जिनकी वजह से जो है पॉपुलेशन क्या होती जा रही है? इंक्रीज़ होती जा रही है। फर्स्ट क्या था स्टूडेंट? डेथ रेट। डेथ रेट जो है वो क्या होता जा रहा है? डिक्रीज़ होता जा रहा। डेथ रेट में चाहे वो मेल हो, चाहे फीमेल हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे जवान हो, कोई हो, उनका डेथ रेट जो है क्या होता जा रहा? कम हो रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से जो है क्या हो रहा है, जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज़ हो रही है। जो मदर है, जो प्रेग्नेंट मदर है, उनका डेथ रेट जो है क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है, जिसकी वजह से जो है क्या है, पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है। जो इन्फेंट होता है, जो बच्चा होता है, वो क्या है, उसकी जो है क्या हो रही है? डेथ रेट कम होती जा रही है, जिसकी वजह से पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की संख्या, किन लोगों की संख्या ज़्यादा है? जो कि रिप्रोड्यूसिबल एज में है, जो कि रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, जो कि बच्चे पैदा करने वाली जो एज है, उस एज के लोग जो है उनकी संख्या ज़्यादा है। तो जिसकी वजह से जो है क्या हो रहा है? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है, यानी कि एकदम से जो है पॉपुलेशन जो है बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो इसके लिए जो है हमारे पास जो है क्या है, एक मेथड है। ठीक है, जिसकी वजह से हम इस पॉपुलेशन को क्या कर सकते हैं? कंट्रोल कर सकते हैं। अब देखो, हम बूढ़ों को मरने नहीं दे रहे हैं। ठीक है, जो इन्फेंट है वो नहीं मर रहे हैं, या जो मदर है वो नहीं मर रही हैं। ठीक है, तो ठीक है वो नहीं मर रहे हैं, बट ये है कि हमें अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल तो करना है। तो अब अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि हम जो है बच्चों को जो है कम पैदा करें। बच्चों को कम पैदा करने का मतलब हो गया कि कम से कम बच्चे पैदा किए जाएं। ऐसा नहीं है कि एक ही फैमिली में 10 बच्चे पैदा हो गए, भाई लोग एक ही घर में 10 बच्चे पैदा हो गए। हम ऐसा भी कर सकते हैं ना कि एक घर में 1 या 2, उससे ज़्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए। तो इससे क्या होगा कि जो पॉपुलेशन है वो अपने आप ही जो है क्या होती जाएगी? डिक्रीज़ होती जाएगी, है ना। और जो हमारे जो ज़्यादा एज के लोग हैं उनका ट्रीटमेंट ज़रूरी है। भाई अगर कोई 60 साल या 70 साल का बुज़ुर्ग है और अगर वो बीमार है तो ऑब्वियसली उसको हॉस्पिटल तो लेकर जाएंगे, हम उसका ट्रीटमेंट तो कराएंगे। ऐसा तो नहीं ना कि हम कहेंगे कि हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है तो भाई नहीं, इनको मरने दो, है ना। तो इसलिए सबसे बढ़िया क्या है कि क्या अपनी जो संख्या है, किनकी संख्या? बच्चों की संख्या। ठीक है, उनको जो है क्या किया जाए? कंट्रोल किया जाए, जिसकी वजह से जो है पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, तो उसके लिए स्टूडेंट हमारे पास जो है एक मेथड है जिसको कहा जाता है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स में क्या होता है स्टूडेंट आपका जो है, यानी कि इसमें जो है आपका जो है एक जो ऑफस्प्रिंग होते हैं या जो बच्चे होते हैं उनकी एक जो है लिमिट होती है कि आप इतने बच्चे चाहते हैं तो ठीक है भाई, आप 2 बच्चे चाहते हैं, आपने 2 बच्चे आपके हो गए और उसके बाद आप जो है कोई कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज़ कर लीजिए, तो आपका जो है क्या होगा, आपको जो है अनवांटेड प्रेगनेंसी नहीं होगी या फिर आपके फालतू बच्चे नहीं होगी, जिसकी वजह से जो है पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक होगा स्टूडेंट हमारा जो है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। तो तीसरा मेथड हमारा क्या था यहाँ पर? पॉपुलेशन भी स्टूडेंट हमारा हो चुका है, पॉपुलेशन हम पढ़ चुके हैं। थर्ड मेथड है कि पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास क्या है, एक मेथड है जिसको कहा जाता है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। ठीक है, या बर्थ कंट्रोल मेथड भी इसी को कहा जाता है स्टूडेंट। ठीक है, तो अब आता है आपका जो है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को सबसे पहले ये देखते हैं कि जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स होते हैं वो कैसे होने चाहिए। ठीक है, सबसे पहले कि यूज़र फ्रेंडली। ठीक है, यूज़र फ्रेंडली का मतलब कि जो है जिनको कि ईज़िली यूज़ किया जा सकता है। सपोज़ हमने कोई कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है कॉन्डोम, हमने कॉन्डोम को कोई यूज़ करता है, तो अगर कॉन्डोम में जो है कुछ कांटे जैसे स्ट्रक्चर्स हो तो कोई उस कॉन्डोम को यूज़ करेगा? नहीं करेगा ना। तो इसलिए जो है क्या होना चाहिए कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड?
यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए कि कोई भी उसको ईजिली यूज़ कर सके, ठीक है, जिसकी वजह से उसको प्रॉब्लम ना क्रिएट हो, ठीक है, मेल या फीमेल को, ठीक है। सेकंड है ईजिली अवेलेबल हो, बहुत आसानी से जो है मिल जाए, ऐसा नहीं है कि उसके लिए हमें जो है यहाँ से दिल्ली जाना पड़ रहा है या फिर जो है हमें जो है यहाँ से मुंबई जाना पड़ रहा है, ईजिली जो है हर जगह अवेलेबल हो, ठीक है। इफ़ेक्टिव हो, ठीक है, इफ़ेक्टिव का मतलब कि ऐसा नहीं है कि हमने यूज़ किया और उसके बाद फिर भी जो है फीमेल जो है वो प्रेग्नेंट हो रही है, ठीक है। उसके बाद जो है कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए कि उसका जो प्राइस है, ऐसा नहीं है कि उसका प्राइस 5,000 हो जाए या 5,000 हो जाए जिसकी वजह से कोई उसको परचेज ही ना कर पाए, तो उसका जो प्राइस है वो भी क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है नो या वेरी लेस साइड इफ़ेक्ट, यानी कि उसकी जो साइड इफ़ेक्ट हो वो नहीं होने चाहिए, या फिर अगर हो तो बहुत ही लेस हो, बहुत ही कम हो, ठीक है, तभी तो कोई उसको क्या करेगा, यूज़ करेगा, ठीक है। तो ये कुछ इसके जो है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के कुछ पॉइंट्स हैं कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स जो हैं या जो कॉन्ट्रासेप्टिव हैं वो कैसे होने चाहिए, ठीक है, जिसकी वजह से जो है कोई भी इनको यूज़ कर सके कॉन्ट्रासेप्टिव को, ठीक है। अब आते हैं स्टूडेंट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स में, ठीक है। तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स में स्टूडेंट फर्स्ट है आपका नेचुरल मेथड। कौन कौन से मेथड पढ़ने हमें इसमें, फर्स्ट है आपका नेचुरल मेथड, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का फर्स्ट मेथड है नेचुरल मेथड, सेकंड है वेरिएंट मेथड, थर्ड है केमिकल मेथड्स और फोर्थ है सर्जिकल मेथड। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट ये वाला इस चैप्टर का, हमेशा जो है 5 मार्क्स का या 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसलिए जो है आपने इसको क्या करना है, अच्छे से इस क्वेश्चन को तैयार करना है, ठीक है। तो क्या कहा हमने, फर्स्ट है नेचुरल मेथड, सेकंड है वेरिएंट मेथड्स, थर्ड है केमिकल मेथड और फोर्थ है आपका सर्जिकल मेथड, ठीक है। तो अब आता है आपका जो है फर्स्ट नेचुरल मेथड। तो नेचुरल मेथड्स के अंदर हमें जो है क्या क्या चीज़ें पढ़नी है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो फर्स्ट आज हम जो है पढ़ेंगे नेचुरल मेथड्स को, ओके। तो नेचुरल मेथड्स में क्या है स्टूडेंट, आपका फर्स्ट मेथड है इसमें विड्रॉल मेथड, ठीक है। फर्स्ट मेथड क्या है इसमें, विड्रॉल मेथड। तो विड्रॉल मेथड में हम क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट, कि विड्रॉल मेथड में क्या है स्टूडेंट आपका, कि सपोज कोई पार्टनर है और उनके बीच में क्या हो रहा है, इंटरकोर्स हो रहा है, ठीक है। तो इंटरकोर्स में जो है उस टाइम पर जो है जो मेल होता है वो अपने पेनिस को जो है फीमेल की वेजाइना से बाहर रिमूव कर देता है, ठीक है। यानी कि इंटरकोर्स करने के टाइम पर जो मेल होता है वो अपने पेनिस को जो है क्या करता है, फीमेल की जो है वेजाइना से जो है क्या कर देता है, बाहर उसको रिमूव कर देता है, यानी उसको बाहर निकाल देता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो सीमन होता है वो जो है फीमेल ट्रैक्ट में इजैकुलेट नहीं हो पाता है। तो मेल क्या करता है, उस सीमेन को जो है बाहर डिस्चार्ज कर देता है, ठीक है। फीमेल वजाइना में डिस्चार्ज करने के बजाय वो क्या करता है कि जो सीमन होता है जो कि पेनिस के थ्रू मेल जो है इजैकुलेट करता है नॉर्मली फीमेल ट्रैक्ट में, उसको जो है क्या कर देता है, बाहर जो है रिमूव कर देता है। तो इसको कहते हैं विड्रॉल मेथड, यानी कि इंटरकोर्स के बीच में ही जो है मेल ने जो है क्या किया, पेनिस को जो है फीमेल वजाइना से बाहर रिमूव कर दिया। तो इससे क्या हुआ कि जो सीमन था वो क्या नहीं होगा, फीमेल ट्रैक्ट में नहीं इजैकुलेट हो पाएगा। क्यों, क्योंकि मेल ने जो है उस सीमन को बाहर डिस्चार्ज कर दिया, ठीक है, फीमेल की बॉडी से बाहर निकाल कर बाहर डिस्चार्ज कर दिया। तो जो है पेनिस को जो है बीच में ही जो है विड्रॉल, इसीलिए कहा जाता है कि इंटरकोर्स के बीच में ही जो है विड्रॉल करना पड़ता है पेनिस को, ठीक है, ताकि कि जो सीमन है वो क्या ना हो, फीमेल के जो है रिप्रोडक्टिव पार्ट में ना एंटर कर पाए, ठीक है, यानी कि फीमेल के वजाइना में एंटर ना कर पाए, ठीक है। तो इसको कहते हैं विड्रॉल मेथड। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो क्या कहा हमने विड्रॉल मेथड में स्टूडेंट, कि जब भी जो है दो पार्टनर के बीच में इंटरकोर्स हो रहा है तो इंटरकोर्स के टाइम पर मेल क्या करता है, अपने पेनिस को फीमेल वेजाइना से बाहर निकाल देता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो सीमन होता है वो फीमेल वेजाइना में नहीं इजैकुलेट हो पाता है, ठीक है। तो जिसकी वजह से फीमेल प्रेग्नेंट होने से बच जाती है, ठीक है। तो फर्स्ट मेथड ये हो गया आपका विड्रॉल मेथड।
लेकिन जो है स्टूडेंट ये नेचुरल मेथड होते हैं, इनमें किसी भी हमें जो है केमिकल का यूज़ नहीं करना पड़ रहा, किसी भी दवाई का यूज़ नहीं करना पड़ रहा, किसी भी टूल का यूज़ नहीं करना पड़ रहा या किसी भी कॉन्डोम का यूज़ नहीं करना पड़ रहा। नेचुरल है, बिल्कुल जो है प्योर है, कोई साइड इफ़ेक्ट इनका नहीं होगा क्योंकि ये नेचुरल मेथड्स है। बट इनमें थोड़े चांसेस होते हैं, इनमें जो है कुछ चांसेस रहते हैं फिर भी फीमेल के प्रेग्नेंट होने के। सपोज़ अगर विड्रॉल मेथड कोई कपल यूज़ कर रहा है तो मेल जो है सही टाइम पर जो है पेनिस को जो है फीमेल की वजाना से बाहर रिमूव नहीं कर पाया और उसकी एक ड्रॉप भी, सीमन की एक ड्रॉप भी जो है फीमेल वजाना में एंटर कर गई, तो उसमें उस एक ड्रॉप में कई हज़ारों स्पर्म होंगे, ठीक है, जो कि फीमेल को प्रेग्नेंट बना सकते हैं, ठीक है। तो इनका जो है जो विड्रॉल मेथड है ये नेचुरल है, ठीक है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, नो साइड इफ़ेक्ट। बट क्या है, फिर भी चांसेस होते हैं, क्या कुछ चांसेस रहते हैं प्रेग्नेंट होने के, ठीक है। आप ये नहीं कह सकते कि आप नेचुरल मेथड अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो आप हमेशा जो है इसमें सक्सेस हो जाओगे। हो सकता मे भी आपसे गलती हो जाए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेल अगर जो है सही टाइम पर जो है पेनिस को बाहर रिमूव नहीं करता है और उसकी एक ड्रॉप भी अगर जो है वजाइना में एंटर कर जाती है सीमन की, तो फीमेल प्रेग्नेंट हो सकती है, ठीक है। सेकंड है स्टूडेंट आपका जो है, फर्स्ट हो गया आपका विड्रॉल मेथड, सेकंड है आपका पीरियोडिक एब्सटेंसिस, ठीक है। पीरियोडिक एब्सटेंसिस का मतलब होता है स्टूडेंट कि जो फीमेल होती है, फीमेल में क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। जब जो है फीमेल जो है जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो प्रीवियस चैप्टर में आपने पढ़ लिया है, बहुत अच्छे से उसको पढ़ लिया है, ठीक है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है स्टूडेंट, अगर आपको पता है तो जो फीमेल होती है, फीमेल में हर मंथ जो है क्या होता है, एक साइकिल चलती रहती है, ठीक है, जिसमें कि जो है फीमेल में जो है वेजाइना के थ्रू जो है ब्लीडिंग आती है बाहर, ठीक है, मतलब आउटसाइड में जो है ब्लीडिंग आती है, ठीक है, वेजाइना के थ्रू, ठीक है। तो अब जो है पीरियोडिक एब्सटेंसिस में क्या होगा कि सपोज कोई फीमेल है, ठीक है, उसमें जो है 1 तारीख को जो है, ठीक है, 1 तारीख को उसमें जो है क्या हुआ है, पीरियड स्टार्ट हुआ है, ठीक है, ठीक है, 1 तारीख से उसमें जो है मेंस्ट्रुअल स्टार्ट हुआ है। तो हमें पता है स्टूडेंट प्रीवियस चैप्टर में कि जो 14 डेज होता है, 14 डेज जो होता है फीमेल का, उसको ओवुलेशन डे कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ओवुलेशन डे कहा जाता है। ओवुलेशन डे क्यों कहा जाता है इसको, क्योंकि इस दिन जो है फीमेल जो होती है वो क्या करती है, उसकी ओवरी जो है एक मैच्योर एग को जो है रिलीज़ करती है, कहाँ पर, फैलोपियन ट्यूब में। क्योंकि स्टूडेंट फीमेल जो है ऐसा नहीं है कि फीमेल हमेशा जो है एग बनाती जा रही है, ठीक है, मेल की तरह की मिलियंस ऑफ नंबर में स्पर्म बनाता जाता हर दिन, ठीक है, ऐसा नहीं है फीमेल में। फीमेल में क्या होता है, हर महीने जो है क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14 डेज में, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर 1st डे को स्टार्ट हुआ था तो उसका जो 14 डेज होगा, ठीक है, सपोज ये 1 जुलाई है, ठीक है, ये 1 जुलाई को कोई फीमेल है जिसमें कि मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो अब जब 14 जुलाई होगा, 14 जुलाई को जो है क्या होगा, उसका ओवुलेशन डे होगा, जिस दिन की वो ओवरी से जो है क्या करेगी, एग रिलीज़ करेगी। क्या रिलीज़ करेगी, एग रिलीज़ करेगी। तो जिस दिन एग रिलीज़ होगा स्टूडेंट, उसी दिन तो वो एग फर्टिलाइज हो पाएगा स्पर्म के साथ, है ना। तो अगर सपोज एग ही रिलीज़ नहीं हो पाया ओवरी से, ठीक है, और इंटरकोर्स हुआ, तो उस इंटरकोर्स में फीमेल प्रेग्नेंट हो ही नहीं सकती। क्यों, क्योंकि एग तो भाई रिलीज़ ही नहीं हो पाया था ना, तो स्पर्म किसके साथ जाकर फर्टिलाइज होगा, ठीक है, तो उससे भी फीमेल प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है। तो एक्चुअल में क्या होता है कि हमने क्या कहा कि 1 जुलाई को सपोज किसी फीमेल में जो है क्या हुआ, मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हुआ। अब जो उसका 14 डेज होगा, 1 जुलाई, 2nd, 3rd, 4th, 5th, ऐसी 14 जुलाई को जो है उसका ओवुलेशन डे होगा, जिस दिन की उसकी ओवरी जो है, कोई एक ओवरी जो है एक एग को जो है, एक मैच्योर एग को रिलीज़ करेगी और वो एग कहाँ आएगा, फैलोपियन ट्यूब में आएगा, ठीक है। अब जो है क्योंकि 14 जो डे है, जो 14 वाला डे है वो ओवुलेशन डे है, तो इसलिए इसको रिस्की डे कहा जाता है, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है कि हर फीमेल में ये 14 डे को ही रिलीज़ हो रहा है, मे बी ये किसी में 13 भी हो सकता है, ठीक है, 12 भी हो सकता है, ठीक है,
या फिर जो है 15 भी हो सकता है, ठीक है। तो ये जो ओवुलेशन डे है ना स्टूडेंट, ये 13 भी हो सकता है किसी फीमेल में या फिर 15 भी हो सकता है। बट वैसे आपकी जो बुक्स होगी एनसीईआरटी की, उसमें 14 ही लिखा रहता है, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर जब हम किसी भी बैरियर का यूज़ नहीं कर रहे हैं या किसी भी केमिकल या सर्जिकल मेथड का यूज़ नहीं कर रहे, तो फिर भी हम कुछ दिन जो है आगे 14 डेज़ के कुछ दिन आगे, जैसे 15, 16 और 17, और कुछ दिन पीछे, यानी कि हमने ले लिया 11, 12 और 13। तो 11, 12, 13, 14, 15, 16 और 17 डेज़ को, यानी कि 11 से लेके 17 डेज़ तक हम इंटरकोर्स ही ना करें, यानी कि कोई भी कपल जो है 11 से लेके 17 डेज़ तक कोई इंटरकोर्स ना करे, तो वो फीमेल प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। क्योंकि स्टूडेंट आपको पता है कि अगर सपोज किसी फीमेल में 1 जुलाई से जो है मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हुआ है, तो 1 से लेके 5 डे तक तो उसमें मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलती रहती है। तो उस टाइम पर तो इंटरकोर्स का कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। तो अब जो है 6 से जो है क्या हो सकता है, 6 से जो है 10 तक जो है वो ईजिली जो है वो पार्टनर जो है क्या कर सकते हैं, इंटरकोर्स कर सकते हैं विदाउट यूज़ ऑफ एनी कॉन्डोम, ठीक है। उसके बाद फिर क्या कर सकता है वो 10 के बाद 11 से लेके 17 तक वो नहीं करेगा, क्योंकि ये कैसे डे है, रिस्की डे है। फिर वो 17 के बाद 18 से लेके 28 या 29, ठीक है, 28 या 29 डेज तक जो है ईजिली जो है क्या कर सकते हैं, इंटरकोर्स कर सकते हैं विदाउट यूज़ ऑफ एनी कॉन्डोम या अदर केमिकल्स, ठीक है। तो ये था स्टूडेंट आपका जो है पीरियोडिक अब्सटेंसेस, ठीक है, जिसमें कि क्या होता है कि हमें पता होता है कि आप अपने पीरियड को की डेट काउंट करते रहिए फीमेल, कि हाँ उसको किस डेट में पीरियड स्टार्ट हुआ था, और उसके अकॉर्डिंग वो अपना रिस्की डे सेट कर सकती हैं, ठीक है। और उन रिस्की डे में वो जो है क्या करें, इंटरकोर्स को अवॉइड करें, जिसकी वजह से जो है क्या हो सकता है, वो प्रेगनेंसी से बच सकती है, ठीक है। तो इसको कहा जाता है स्टूडेंट जो है पीरियोडिक अब्सटेंसेस, ठीक है। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट नेचुरल मेथड का लास्ट, लैक्टेशनल एमिनोरिया, ठीक है, लैक्टेशनल एमिनोरिया, ठीक है। लैक्टेशनल एमिनोरिया में क्या होता है स्टूडेंट, कि जो मदर होती हैं जो है बच्चे को जो है क्या करवाती है, फीड कराती है, मतलब यानी कि कोई मदर थी जो कि प्रेग्नेंट थी, और प्रेग्नेंट होने के बाद ऑब्वियसली वो बच्चे को क्या करवाएगी, फीड कराएगी। तो आपका जो है अराउंड 6 मंथ, यानी मैक्सिमम 6 मंथ तक जो है क्या होता है, जो फीमेल होती है वो क्या होती है, वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाती हैं, ठीक है। उसका कारण क्या होता है, कौन सी फीमेल जो कि क्या कर रही है, लैक्टेशन करवा रही है। लैक्टेशन का मतलब जो बच्चे को जो है दूध की फीडिंग करा रही है, जो ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है बच्ची को, ठीक है। इनिशियल जो 6 मंथ होते हैं, ठीक है, आफ्टर डिलीवरी, ठीक है, या आफ्टर पार्चुरेशन के बाद जो इनिशियल 6 मंथ होते हैं, जो फीमेल क्या करा रही होती है, बच्चे को क्या कराती है, ब्रेस्ट फीडिंग करा रही होती हैं। तो उन फीमेल में क्या होता है कि वो 6 मंथ भी जो है क्या होते हैं, वो अपने आप को सेफ रख सकती है प्रेगनेंसी से। कैसे, क्योंकि जो फीमेल होती है जब वो जो है क्या होती है, बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करा रही होती है, तो उस टाइम पर जो है क्या होता है, जो प्रोलैक्टिन जो क्या होता है, हार्मोन होता है, उसका जो लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा क्या रहता है, बढ़ा हुआ रहता है, ठीक है। तो प्रोलैक्टिन हार्मोन का जो है लेवल हाई होने की वजह से जो प्रोलैक्टिन होता है, ये LH और FSH को नहीं बढ़ने देता है फीमेल बॉडी में। और हमें पता है कि जो LH और FSH होते हैं, ये क्या होते हैं, गैमेटोजेनेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं ना, गैमेट्स का फॉर्मेशन करने के लिए। ये दोनों हार्मोन्स का जो लेवल है वो हाई होना चाहिए, तभी जाकर जो है क्या हो सकता है, जो गैमेट होगा वो बनेगा, ठीक है, यानी जो एग है वो बन पाएगा, ठीक है। तो इसीलिए जो है क्या होता है कि जो लैक्टेशनल पीरियड होता है किसी भी फीमेल का, वहाँ पर भी फीमेल जो है उस टाइम पर भी जो है क्या होती हैं, अपने आप को प्रेगनेंसी से सेफ रख पाती हैं। बट ये जो है क्या होता है, इसमें जो है फिर भी जो है 60% इसमें जो है रिस्क रहता है कि आप जो है श्योर नहीं हो सकते हो कि आप जो है प्रेग्नेंट नहीं हो सकते। इसमें जो है 60% जो है आप क्या हो सकते हो,
60% जो है आपके पास जो है क्या रहता है कि आप जो है प्रेग्नेंट, चांसेस होते हैं कि आप जो है प्रेग्नेंट हो सकती हो इसके बावजूद भी, ठीक है। तो क्योंकि एक्चुअल में होता क्या है कि जब लैक्टेशनल पीरियड होता है तो उस टाइम पर जो है फीमेल में जो है पीरियड्स भी नहीं होते हैं, ठीक है। तो पीरियड्स तब तक होते नहीं हैं, 6 मंथ तक पीरियड्स ऐसे होते नहीं हैं। लेकिन जो है कई बार ऐसा होता है कि जो है पीरियड्स होने लग जाते हैं, जिसकी वजह से जो है क्या होती है, फीमेल प्रेग्नेंट हो जाती हैं, ठीक है। तो एक्चुअल में फ़ीमेल को पता नहीं चल पाता है कि वो पीरियड हो रहा है उसमें या नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो जिसकी वजह से वो जो है क्या हो सकती है, तब प्रेग्नेंट हो जाती है, तो जिसको लैक्टेशनल एमेनोरिया कहा जाता है, ठीक है। तो ये था स्टूडेंट आपका जो है नेचुरल मेथड्स, और जो है कल जो है हम पढ़ेंगे स्टूडेंट बैरियर मेथड्स। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।